मध्य प्रदेश का रायसेन पिछले 6 दिनों से आक्रोश में है। यहाँ का हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है कि 6 साल की मासूम से रेप करने वाला दरिंदा 6 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है? क्या किसी साजिश के तहत आरोपी सलमान को बचाने की कोशिश की जा रही है? इतनी जघन्य वारदात के बाद भी जिस आसानी से सलमान गाँव में घूमता नजर आया, उससे साफ दिखता है कि उसके जहन में कानून का कोई खौफ नहीं है। तरफ आरोपी सलमान की तलाश जारी है। कार्रवाई को लेकर कोहराम मचा हुआ है। तो इसी बीच रायसेन रेप के आरोपी सलमान के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये वीडियो देखिए, घटना के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें वो गांव की एक दुकान से सिगरेट खरीद रहा है। ये वीडियो 21 नवंबर का है, यानी उसी दिन जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद भी इसके जहन में कोई खौफ नहीं है। दूसरी तस्वीर में भी ये धड़ल्ले से सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से रेप, पुलिस के हाथ अब भी खाली। 20 पुलिस टीम कर रही है तलाश। गिरफ्तारी न होने से लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। बच्ची की हालत नाजुक। बच्ची को लेकर परिजन ही नहीं बल्कि गौहरगंज के लोग भी गुस्से में हैं। कहीं सड़क पर जाम किया गया है तो कहीं प्रदर्शन किया गया है। सबकी मांग यही है कि रायसेन के इस दरिंदे को जल्द पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए, तभी बच्ची को न्याय मिलेगा। पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है और 300 पुलिसकर्मी इस दरिंदे की तलाश कर रहे हैं। जहां तनाव है वहां की मस्जिद में मौजूद लोग मरने मारने पर आमादा हैं। एक शख्स ने तो खुलेआम पुलिस को आधे घंटे वाली धमकी तक दे डाली। हालांकि मोहन यादव ने इस धमकीबाज का तत्काल इलाज करने के आदेश भी दे दिए अपनी पुलिस को, और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इस तस्वीर को देखकर शायद आपका भी खून खौल उठे। पुलिस सलमान को पकड़ने के लिए हर प्रयास कर रही है और इस बीच गौहरगंज की मस्जिद के अंदर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। मस्जिद के बाहर पुलिस के सामने धमकी दी जा रही है। आधे घंटे का जिक्र करके मरने और मारने की सीधी धमकी का ये वीडियो देख लीजिए। इस धमकी के बाद पुलिस के हौसले कम नहीं हुए। आधे घंटे में साफ करने वाले नावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसके सुर ही बदल गए हैं। मरने मारने से ये है कि हम तो अंदर ही थे, अपने काम में लगे थे। पुलिस के एक्शन के बाद इसके तेवर नरम पड़ गए। तो मरने मारने की बात कह रहा था, वो गिरफ्तारी के बाद अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। हिंदूवादी संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। कोई आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहा है तो कोई एनकाउंटर कर सीधे हिसाब बराबर करवाना चाहता है। रायसेन में भी मुसलमानों ने आरोपी सलमान का एनकाउंटर करने की मांग का समर्थन किया है। 6 दिनों से खौलता रायसेन प्रदर्शन की भट्टी बन चुका है। ना तो प्रदर्शनकारी यहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज से बाज आ रही है। 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान के खिलाफ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन के लोग आरोपी सलमान की गिरफ्तारी और फांसी, तो वहीं मुस्लिम समुदाय एनकाउंटर की मांग कर रहा है। बिल्डोजर कार्रवाई होना चाहिए सर, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। सलमान का इनकाउंटर। लोगों को आरोपी सलमान के एनकाउंटर से काम कुछ भी मंजूर नहीं। देखना है कि पुलिस कितनी जल्द इस आरोपी को इसके सही अंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाती है। मध्य प्रदेश के ही खंडवा में हिंदू युवती के आत्महत्या मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। मोहन यादव सरकार ने युवती को सुसाइड के लिए उकसाने वाले आरोपी अरबाज के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है और इसके बाद युवती के परिजनों ने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। ये मोहन फोर्स के उसी एक्शन की तस्वीरें हैं। आरोपी अरबाज अपने नापाक इरादे लेकर जिस घर में बैठा था, वो घर अब मिट्टी में मिल चुका है। बुलडोजर से घर की हर उस ईंट को तोड़ दिया गया है जो कि गलत मंसूबों के लिए तैयार की गई थी। दरअसल आरोपी अरबाज युवती की दूसरी जगह सगाई होने के बाद उसे परेशान कर रहा था। आरोप ये भी है कि उसने युवती के मंगेतर को भी धमकाया था, जिसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड को लेकर परिजनों ने विरोध किया था। इस पर एक्शन लेते हुए आरोपी के घर पर अतिक्रमण का नोटिस भी लगाया गया और आरोपी समेत पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने पहले लगाए गए नोटिस के बाद आज मोहन बुलडोजर जमकर गरजा है। बुलडोजर का हर प्रहार ये बता रहा है कि प्रदेश में किसी भी युवती से छेड़छाड़ करने वालों का हश्र यही होगा। अपराधी और माफिया की डेंटिंग पेंटिंग के बाद अब बारी नशा तस्करों की है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं। 2022 में बनाए गए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के साथ ही ड्रग्स तस्करों की फाइल भी ओपन कर ली गई है। नशे के सौदागरों पर प्रहार के लिए एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम योगी ने इसके लिए न सिर्फ बैठक की बल्कि ऑर्डर भी दे दिया है कि एएनटीएफ में स्थायी फोर्स की तैनाती होगी। फोर्स के लिए सभी 6 थानों और 8 यूनिटों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत जरूरत के हिसाब से मैन पावर की स्थायी तैनाती होगी।
सीएम योगी के आदेश के पीछे मकसद नशे का कारोबार करने वालों को जड़ से खत्म करना है। इस दिशा में एक्शन भी हुआ है। 2023 से 2025 के बीच 310 केस दर्ज हुए हैं। साथ ही 35,313 किलो अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 343 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वहीं 775 करोड़ के 2,61,391 किलो अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। जीरो टॉलरेंस वाली नीति के बाद योगी फोर्स ने जीरो ड्रग्स वाली नीति पर काम शुरू कर दिया है। यानी अगर नशा का कारोबार किया तो फिर यमराज वाला टिकट कटना तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर आज रहे। गाजियाबाद में यहां योगी ने जैन गुफा मंदिर और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उसके बाद कर्मपथ पर चलते हुए जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। इस दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया, और वो ये है कि कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम अब पावा नगरी होगा। सीएम योगी यहां एक के बाद एक कई कार्यक्रम में शामिल हुए और धर्म के साथ ही कर्म का संदेश भी दिया। सीएम योगी ने सबसे पहले गाजियाबाद के दिगंबर जैनालय में बने भव्य गुफा मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की और कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम पावा नगरी करने का ऐलान किया है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इसके बाद योगी पहुंचे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद योगी ने नोएडा में एक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। कई राज्यों में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। मध्य प्रदेश के भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो यहां झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। इस बीच पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे। तभी पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को यहां हिरासत में ले लिया। ऐसे ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां पर SIR के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस के एक्स हैंडल को लेकर बीजेपी ने आज एक बड़ा खुलासा किया और दावा किया कि कांग्रेस के कई नेताओं के एक्स अकाउंट विदेशों से चलाए जा रहे हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और महाराष्ट्र कांग्रेस के एक्स हैंडल का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के बाहर बैठे तत्वों के साथ मिलकर देश के खिलाफ एक नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। यह आरोप देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर रहा है, ऐसे समय जब चुनावी माहौल गर्म है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच सत्ता का संघर्ष जो है वो चरम पर है। पहले दौर में दोनों ओर से जो दबाव डाला गया, उसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो हथियार डाल दिए हैं और वो जो बॉल है वो हाईकमान के पाले में डालकर अब आगे बढ़ गए हैं। अब सबकी नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन क्या वो कोई फैसला लेंगे? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार के बीच का संघर्ष अब सिर्फ राख ही नहीं बल्कि लावा भी उगल रहा है और वहां के कांग्रेसी इस इंतजार में है कि पार्टी हाईकमान समय रहते फायर ब्रिगेड की भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे बड़े फायर फाइटर राहुल गांधी ही सीन से गायब है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सबको दिल्ली में बुलाकर चर्चा करने की बात कह रहे हैं। इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ, उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और मेरे हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे।
खरगे कुछ भी कहें, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि कर्नाटक में कुर्सी को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान काफी आगे बढ़ चुकी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चली आ रही ये अंदरूनी टकराहट अब सिर्फ बैकग्राउंड की कहानी नहीं रह गई। कर्नाटक में दोनों नेता बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन हाईकमान को ये समझ में आता है कि यदि किसी एक की उम्मीदों को पूरी तरह दबाया गया तो पार्टी को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर शिमला के संजौली से है, जहां मस्जिद विवाद में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक सलीम टेलर ने साजिश के तहत यहां मस्जिद बनाई और मुसलमानों को बसाया और उनको यहां पर बढ़ावा भी दिया, जिसका अब हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। और बीते 10 दिनों से संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर है। हिंदू संघर्ष समिति मस्जिद में बिजली पानी का कनेक्शन काटने और उसे सील करने की मांग कर रहा है। इसको लेकर 10 दिन से इनका अनशन जारी है। इस बीच संजौली की मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1990 में मोहम्मद सलीम संजौली पहुंचा। वो दर्जी था, उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक ढांचा बना लिया। एक मंजिल का ये ढांचा धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। धीरे धीरे इसे मस्जिद के रूप में विकसित करने लगा। राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ बोर्ड से मस्जिद को एनओसी दिलवाया गया और उसके बाद मुसलमानों को बसाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सलीम टेलर ने इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है। अब वो इस मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाया गया। शादी दुष्कर्म का आरोप भी लगा है। दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है इस लड़के को। वाराणसी से ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर बरगलाकर दुष्कर्म का भी ये पूरा मामला है और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है इस लड़के की, दिल्ली से हुई है। भले ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर ने अजान दी जाए और ताजिए और मुहर्रम के जुलूस में ढोल बजाए जाए, आतंकी हमलों से शहर दहल जाए, सिर तन से जुदा गैंग का शोर सिहरन पैदा करे, लेकिन देवबंद के मौलाना साहब को शादियों में आतिशबाजी और बैंड बाजे से दिक्कत है। उन्हें नाच गाने से और म्यूजिक से भी दिक्कत हो रही है। मौलाना साहब को ये सब खुराफात लगते हैं और इन सब से दूर रहने की नसीहत देने वाले मौलाना हैं कारी इसहाक गोरा। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा ने ये दिव्य ज्ञान एक वीडियो संदेश में दिया। हमारे घर में शादियों में आतिशबाजी होती है, तरह तरह के खुराफात होते हैं। मौलाना साहब ने शायद ही कभी आतंकी धमाकों की आलोचना की हो, लेकिन बैंड बाजा उन्हें शोर लगता है। चलते हुए राहगीरों को परेशानी होती है, बीमारों को परेशानी होती है, परिंदों को परेशानी होती है। ये बात सच है कि भौतिकवाद अपने साथ परेशानी भी ला रहा है, तो भला कारी साहब इस महंगे सोफे और लग्जरी लाइफस्टाइल से दूरी क्यों नहीं बना लेते? बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है और यहाँ भी यूपी की तरह ही बुलडोजर गरज रहा है। और आज बिहार से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पटना हो या फिर भागलपुर, किशनगंज हो या आरा, हर ओर सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरज रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नशा माफियाओं को चेतावनी देने के बाद किशनगंज पुलिस हरकत में आ गई है। नशा के दर्जनों अवैध कारोबारी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया और उनके अवैध अड्डों को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। पटना के दीघा और कारगिल चौक इलाके में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां सालों से बन रहे अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा राजधानी के कई इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आरा में लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रतिष्ठित दुकान के बड़े हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अगली खबर बिहार के सीवान से है, जहां नई सरकार के गठन के बाद पहली बड़ी लूट हुई है। आरजेडी विधायक ओसामा साहब के विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाश फिल्मी स्टाइल में लाखों के गहने लूट ले गए और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। देखिए, इस बाइक को एक लुटेरा बाइक चला रहा है, पीछे बैठा दूसरा लुटेरा हथियार लहरा रहा है। इस बीच लूटे गए गहने को लेकर ये फरार हो गया और अब इस लुटेरे को देख लीजिए, इसके हाथ में पिस्टल है और दूसरे हाथ में गहनों से भरा थैला। लुटेरे बीच बीच में यहाँ पर फायरिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और तभी एक नकाबपोश बाइक लेकर आता है और ये लुटेरा भी फरार हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऊपर से ईंट पत्थर जरूर फेंक रहे हैं, इससे इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। सभी लुटेरे एक एक करके यहां से फरार हो गए। घटना रघुनाथपुर के टारी बाजार की है। पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े ये लूट हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने के लिए काफी है।
और बिहार से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 400 अपराधियों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। कोर्ट से आदेश मिलते ही होगी ये कार्रवाई। बिहार के डीजीपी कोर्ट को पूरी डिटेल सौंपेंगे। बालू, भू और कुख्यात अपराधियों के नाम है इस रिपोर्ट में। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने अवैध मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर अब कार्रवाई की है। पुलिस ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टेम्परिंग रैकेट का भंडा फोड़कर 5 आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। और ये कार्रवाई साइबर हॉक के तहत की गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कबाड़ डीलरों से पुराने मोबाइल फोन खरीदते थे, जबकि नए बॉडी पार्ट्स चीन से मंगवाते थे। इसके बाद पुराने मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर मोबाइल तैयार करते थे, फिर सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल में नई IMEI डालते थे। पुलिस ने 1826 मोबाइल फोन और हजारों मोबाइल पार्ट्स जब्त किए। IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर और स्कैनर भी मिले। पुलिस ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टैपरिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब सप्लाई चेन, चीन से पार्ट्स की खरीद और खरीदारों पर कार्रवाई के लिए जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के दौरान एजेंसियों की पकड़ में आई डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन की अभी कुंडली ही खंगाली जा रही है कि महाराष्ट्र में एक और मैडम सर्जन पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आशंका है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ये महिला IAS ऑफिसर बनकर 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने। मुनीर के लिए जासूसी कर रही इस महिला का नाम है कल्पना त्र्यंबकराव भागवत, जिसका बॉयफ्रेंड अशरफ नाम का एक अफगानी है और गालिब यम नाम का पाकिस्तानी भाई है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कई देशों के राजदूत महाराष्ट्र दौरे पर थे। जांच में नागपुर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर IAS ऑफिसर लिखा हुआ संदिग्ध सर्टिफिकेट मिला। यही नहीं, आधार समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन मामला तब और संदिग्ध हो गया जब महिला के फोन में पाकिस्तान, पेशावर आर्मी, अफगान एम्बेसी और 11 इंटरनेशनल नंबर्स मिले। इसके बाद मामला ATS और IB ने अपने हाथों में ले लिया। महिला के संभाजी नगर के पड़ेगांव स्थित घर की तलाशी में 19 करोड़ रुपए का एक चेक हाथ लगा और महिला के अकाउंट में 32,68,000 रुपए मिले। महिला की दिल्ली, मणिपुर, उदयपुर, जोधपुर के लगातार फ्लाइट लेने से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। और श्रीनगर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसा मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहर की मदरसा मस्जिदों में छानबीन हो रही है। जमाते इस्लामी के ठिकानों पर भी रेड हुई है। आतंकी संगठन नेटवर्क पर ये तेज एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों से जांच में सहयोग की अपील भी की गई है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना फौरन पुलिस को दे, ये पुलिस ने यहाँ पर अपील की है यहाँ के आम नागरिकों से। पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर अब चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सर्दियों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं, लेकिन इस समय पड़ोसी मुल्क में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, BSF और स्टेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर एक साथ करारा वार किया जा रहा है। शोपियां में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। देखिए, अंदर तलाशी चल रही है, बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हैं। जिन संस्थानों और व्यक्तियों के ठिकानों की तलाशी है, उनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। अब ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है, जहां सर्दियों में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जो जंगली इलाका है, नदी नाले हैं, इसे वो पूरी यहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं ताकि अगर कोई भी चीज यहाँ पर है, संदिग्ध लोग यहाँ पर हैं तो उन्हें जो है वो यहाँ से जल्द जो है वो पकड़ा जा सके। मतलब साफ है, भारत पूरी तरह से अलर्ट है और आतंकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम छात्रों के दाखिले के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीरी डॉक्टर्स का नाम सामने आने के बाद से ही इसे साजिश तक कहा जा रहा है। MBBS की लिस्ट की साजिश का इसी कड़ी में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। MBBS की लिस्ट की साजिश का MBBS की लिस्ट की साजिश का दरअसल इस कॉलेज की 40 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का दाखिला हुआ है, जबकि एक सिख और 7 हिंदू छात्रों को ही मौका मिल पाया है। संगठनों का आरोप है कि जिस ट्रस्ट के पैसे से कॉलेज चलता है वो हिंदुओं का है और हिंदुओं को भी मौका न देना साजिश के तहत हुआ है। क्या मांग लेकर आज सड़कों पर उतरे?
अरे बाबा, एंटी करप्शन के माध्यम से इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र रचा किसने। आपको लगता है इसमें करप्शन हुई है? अरे बाबा, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। इस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। पहले तो इसे फर्जीवाड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब इसे साजिश माना जाने लगा है। देखिए, हिंदू संगठनों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये जो इम्तिहान होता है, ये नीट एग्जाम होता है और नीट एग्जाम में रैंकिंग के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक ऐसा धमाका हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ गैस सिलेंडर से चलने वाले गीजर में ब्लास्ट की वजह से एक मकान का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। खिड़की दरवाजे तक उड़कर दूर जा गिरे। धमाका होते ही घर में आग लग गई। हर तरफ बिखरा हुआ था मलबा ही मलबा। ब्लास्ट से घर की दीवार भरभरा कर गिर गई है। चारों तरफ ईंटें बिखरी हुई हैं। मकान की खिड़की, जंगले और दरवाजे तक धमाके में उड़ गए और घर से दूर पड़े हुए मिले। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। पूरी दीवार से लेकर स्लैब पूरी बोल गई है सिलेंडर फटने से। घर की हालत देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहां हमलावरों ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों को निशाना बनाया। इस मामले में एक अफगान शरणार्थी को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला बताते हुए चेतावनी दी कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मार दी, जिसमें एक महिला गार्ड भी थी। हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई, जिसे नेशनल गार्ड्स ने मौके से धर दबोचा। 2021 में रहमानुल्लाह लाकनवाल अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए हमलावर ने अप्लाई किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका में अफगान शरणार्थियों की तुरंत एंट्री रोकने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान में किसी भी वक्त इमरजेंसी लग सकती है। वजह है पीटीआई का बढ़ता आक्रोश, क्योंकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का 23 दिनों से कोई अपडेट नहीं है और अफगानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। इमरान खान एक मिस्ट्री बन चुके हैं। ना तो उनसे उनके परिजनों को मिलने दिया जा रहा है और ना ही उनके बारे में कोई अपडेट दिया जा रहा है। पिछले 23 दिनों से इमरान खान की तीनों बहनें जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रदर्शन की आग अब पूरे पाकिस्तान में फैलने लगी है। देर रात रावलपिंडी के अदयाला जेल के लिए हजारों पीटीआई और इमरान समर्थकों ने कूच कर दिया। शहबाज और मुनीर इमरान खान को लेकर मौन धारण कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने से बाज नहीं आ रही है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच अफगान मीडिया ने दावा किया है कि इमरान की हत्या हो गई है। इमरान पिछले 28 महीने से जेल में बंद है। स्टेट सीक्रेट केस में 10 साल तो करप्शन केस में 14 साल की सजा हुई है। अदयाला जेल के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी आजादी के नारे लगा रहे हैं और शहबाज सरकार को बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के अदयाला जेल से ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने यहाँ प्रदर्शन किया है। इमरान खान से मिलने पहुंचे थे सोहेल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं सोहेल अफरीदी। इमरान पर अफवाहों के बीच मुलाकात करने जेल पहुंचे थे। इमरान से मिलने न देने पर अब विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक भद्दी टिप्पणी की है। मौलवी मुफ्ती ने दावा किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन उसे शादी का प्रस्ताव भेजेंगी और इसके बाद वो उनका धर्म परिवर्तन करवा कर निकाह करेगा। यही नहीं, मौलवी मुफ्ती ने अभिनेत्री का मुस्लिम नाम भी सोच रखा है। मुझे तो हंसी आ रही है, शायद आपको भी आएगी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक निगाहें हमेशा भारत पर ही रहती हैं, लेकिन अब तो हद हो गई, क्योंकि खुद को मजहब का ठेकेदार बताने वाला मौलाना गंदी और भद्दी बातें करने लगा है। ये पाकिस्तान का मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी है, जिसे तालीम देना चाहिए, लेकिन ये भद्दी टिप्पणी और अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा है, वो भी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर। पाकिस्तान मौलवी यही नहीं रुका, उसने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम बदलने का भी सोच लिया है। मतलब पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं से नफरत का आलम ये हो गया है कि वहाँ के मौलाना तक घटिया बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने सख्त फैसलों और छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा चेहरा भी है, और ये चेहरा तब दिखाई दिया जब एक दिव्यांग लड़की मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गई। जब मुख्यमंत्री को ये पता चला तो न सिर्फ वो उससे मुलाकात करने पहुंचे, बल्कि उसके इलाज का आदेश भी दिया। दिव्यांग खुशी के लिए ये वो भावुक पल था जो प्रदेश के मुखिया से उसके मिलने का सपना पूरा हो रहा था। न सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि भरोसा भी मिला कि वो जल्द ही आम लोगों जैसा जीवन जी सकेगी। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है।
20 में चल रही है, 20 साल की। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। तो भी एक बार लिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। सीएम ने खुशी की खुशी लौटाने के लिए इलाज की व्यवस्था तो की ही, साथ ही रहने के लिए आवास का ऑर्डर भी दे दिया। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवास दिलाओ भाई इनके, अभी हम आवास दिलवाते हैं आपको। और जब सीएम को पता चला कि खुशी उनसे मिलने आई है, तो मुख्यमंत्री ने उसे अपने आवास पर बुलवा लिया। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मिट्टी में दफन हो चुके हैं, लेकिन अतीक के छोटे बेटे आबान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो धमकी भरे डायलॉग्स बोलता नजर आ रहा है। पुलिस अब एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि माफिया गिरी वाली हनक जो है वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है उसको अच्छी नहीं लगती। गाड़ियों का काफिला, बैकग्राउंड में पुलिस की गाड़ी का सायरन और धमकी भरे डायलॉग। अतीक के बेटे आबान अहमद का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आबान शादी समारोह में खाना खाते दिख रहा है। आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उसकी आओ भगत में लगे हुए हैं। वीडियो कहाँ का है ये साफ नहीं है, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। आबान जो अक्टूबर 2023 में बाल सुधार गृह से छूटा था, इसके बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक उसका वीडियो सामने आना बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि वीडियो में जिस तरह के डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो कहीं न कहीं यूपी पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जिस एआई के जरिए साइबर ठग आपको अपना शिकार बनाते हैं, अब उसी एआई के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस आपको साइबर क्राइम से बचा रही है। यूपी की बिजनौर पुलिस ने तो एआई साइबर प्रहरी भी तैयार कर लिया है, जो जिले के लोगों को कर रहा है साइबर क्राइम के प्रति सतर्क। आइए आपको बताते हैं, हर कॉल भरोसे की नहीं होती। आज के इस साइबर युग में सतर्क रहना ही सुरक्षा है। ये है एआई साइबर प्रहरी अंजनी, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ना सिर्फ डराकर और इमोशनली आपको चूना लगाते हैं, बल्कि आपके जानकारों के एआई ऑडियो और वीडियो तक तैयार करने लगे हैं। अरे भाई रघु, क्या हाल चाल है? मैं बोल रहा हूँ विनोद, तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त। हाँ भाई विनोद, बोलो क्या काम है? भैया, मेरी छोटी बहन बिजनौर के अस्पताल में भर्ती है, और इसीलिए पुलिस ऐसे वीडियो बनाकर लोगों के बीच सर्कुलेट कर रही है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। बिजनौर पुलिस की ये पहल अपराधियों के होश उड़ा रही है। मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई के लिए पहले नंबर पर है, लेकिन अब चूहों के आतंक में भी ये नंबर 1 बनता दिख रहा है, क्योंकि चूहा गैंग ने शहर में हर जगह कब्जा कर लिया है। इन चूहों से निजात पाने का इंतजाम करने वाले मौन धारण किए हुए हैं। इंदौर का सबसे बड़ा एमवाय अस्पताल हो, या इंदौर की ही देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट हो, या फिर इंदौर की सड़कें हो, शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां चूहा गैंग एक्टिव ना दिखे। अब इस गैंग के निशाने पर ट्रेन भी आ गई है। अगर आप भी इंदौर से यात्रा पर निकले हैं, तो ट्रेन के डिब्बों में ये चूहा गैंग उछल कूद करते हुए शायद आपको भी दिख जाए। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि बड़े बड़े चूहे। कभी सीटों के नीचे से गुजर रहे हैं, तो कभी सामान के ऊपर से। चूहों की धमा चौकड़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लोगों का आरोप है कि कई बार चूहा उनके सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी काट भी लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। शहर की साफ सफाई को लेकर मिनी मुंबई हमेशा पहले पायदान पर रहा है, लेकिन लगता है कि चूहों के आतंक का अगर तमगा किसी सिटी को दिया जाएगा, तो वो इंदौर ही होगा। क्या आप भी रास्ता या लोकेशन खोजने के लिए गूगल ऐप का इस्तेमाल करते हैं? तो ये खबर फिर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि गूगल ऐप के जरिए चलना आपकी जान पर भारी पड़ जाए, जैसा यूपी के शाहजहांपुर में हुआ है। दरअसल नेपाल से एक टूरिस्ट बस चंडीगढ़ के लिए निकली थी, लेकिन रास्ता भटकने के बाद बस ड्राइवर ने गूगल ऐप के जरिए रास्ता सर्च किया। ऐप ने जो रास्ता बताया, ड्राइवर ने वहीं बस को मोड़ दिया था, लेकिन बस एक गड्ढे में जाकर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना के बाद पुलिस ने जेसीबी से बस को बाहर निकाला। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन गूगल ऐप के सहारे सफर करने वालों के लिए ये सबक जरूर है, क्योंकि कई बार इस तरह का सफर आखिरी सफर भी हो सकता है। इसलिए अगली बार आप अगर सफर करें, तो गूगल ऐप के भरोसे बिल्कुल ना करें।
अगर आप देसी अंडे खाने के शौकीन हैं तो फिर सावधान हो जाइए। हो सकता है आप जो देसी अंडा खा रहे हो वो नकली हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने नकली देसी अंडा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर करीब 4 लाख नकली अंडे जब्त भी किए हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल कलर से पॉलिश कर उन्हें देसी अंडों के रंग में बदला जा रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी खाद्य विभाग को लगी, खाद्य विभाग ने छापेमारी कर नकली देसी अंडा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खाद्य विभाग ने 45,360 रंगीन और 35,640 सफेद अंडे बरामद किए। नकली अंडों की कीमत 3,89,772 रुपए बताई गई। जांच में सामने आया कि अंडों को देसी अंडे में इसलिए बदला जा रहा था ताकि बाजार में ऊंचे दाम पर इन्हें बेचा जा सके। जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए रंगों और केमिकल के नमूने भी जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने अवैध फैक्ट्री को सीज कर आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश तो अजब है ही और यहाँ के कारनामे अक्सर गजब ही होते हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला अब सामने आया है बैतूल के गांव से। यहाँ रहने वाले लोगों को 10,000 रुपए तक का बिल भेज दिया गया, वो भी तब जबकि गांव में कोई बिजली आई ही नहीं है और इससे अब यहाँ लोग काफी परेशान हैं। घटना बैतूल जिले के मुवाड़ ग्राम पंचायत में दामजीपुरा गांव की है, जहां बिजली विभाग ने ग्रामीणों को भारी भरकम बिल भेज दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव में अब तक न बिजली के खंभे लगे हैं और जब खंभे नहीं लगे हैं तो बिजली कैसे आएगी। लेकिन ग्रामीणों को बिजली के बिल पहुंच गए हैं और वो भी हजारों में। इतना ही नहीं, बिजली की सप्लाई तो दूर की बात है, लोगों के घरों में बिजली के मीटर तक नहीं है, फिर भी हजारों का बिल आ गया। और तो और ग्रामीण पिछले कई सालों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल पहले बिजली विभाग ने उनके दस्तावेज जरूर ले लिए थे, जिससे उम्मीद जगी थी कि गांव में बिजली आएगी। लेकिन गांव वालों की उम्मीद पर बिजली के भारी भरकम बिलों ने पानी फेर दिया। अंधविश्वास की धुंधली गलियों में भटकते लोग तकलीफों का समाधान झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र में तलाशते हैं। इसके लिए खुद को तांत्रिक बताने वाले मोटी फीस भी लेते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आया है। यहाँ तांत्रिक झाड़ फूंक से इलाज करने के लिए 350 रुपए की फीस लेता था, जिसके बदले गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक करने का इलाज करने का दावा करता है। इसके लिए बाकायदा खुद को तांत्रिक बताने वाला शख्स नींबू, मिर्च और पूजा सामग्री का इस्तेमाल करके तांत्रिक क्रियाएं करता है, फिर उसे पीड़ित को पॉलिथीन में बांध कर दे देता है। इतना ही नहीं, बीमारी का इलाज करने के लिए खुद को तांत्रिक बताने वाला ये व्यक्ति 350 रुपए फीस लेता है। हैरानी की बात यह है कि मोटी फीस होने के बावजूद बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ लगती है। आस्था और अंधविश्वास की धुंधली गलियों में भटकते लोग अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए झाड़ फूंक और मंत्र में यहाँ पर तलाश रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर थार गाड़ियों से स्टंटबाजी और नियम तोड़ने वालों की शामत आ गई है। जयपुर पुलिस ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। और अब चमचमाती इन गाड़ियों को देखिए। ये कोई शोरूम का नजारा नहीं है, ये लग्जरी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हैं और उन्हें ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि लग्जरी गाड़ियों से कुछ लोग स्टंटबाजी करते हैं, लोगों को डराते हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, पूरे शहर की नाकाबंदी की और उन गाड़ियों की जांच तेज की जिसमें ब्लैक फिल्म लगी थी, जो स्टंट दिखाकर लोगों को परेशान करती थी। पुलिस ने बिना देर किए ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया। लग्जरी गाड़ियों से स्टंटबाजी के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन पुलिस के इस एक्शन से लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक ठंड का भीषण असर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तो अधिकांश हिस्सों में तापमान माइनस में जा पहुंचा है और राजधानी श्रीनगर के दिल में बसी डल झील धीरे धीरे अब जमती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में नवंबर महीने में ही हालात खराब होने लगे हैं। तस्वीरें अभी से आने वाले दिनों की आहट दिखाई दे रही है, जब हर तरफ सफेद चादर का पहरा होगा और जन्नत पूरी तरह से जमीन नजर आएगी। पहाड़ों से बहता पानी जगह जगह जम गया है। अनंतनाग से लेकर जोजिला की तस्वीरें हाड़ कपा रही हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक युवक के लिए रफ्तार का टशन भारी पड़ गया। उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद तालाब में जा पहुंची। युवक अपनी कार के साथ डूबने ही वाला था कि तालाब में मछली पकड़ रहे एक शख्स ने उसकी जिंदगी बचाई। अगर ये मछुआरा इस कार तक नहीं पहुंचता तो कार सवार का डूबना तय था। घटना की तस्वीर हैरान कर रही है कि आखिर ये कार तालाब में पहुंची तो कैसे। कुछ का कहना है कि तेज रफ्तार की वजह से ये कार अनियंत्रित हो गई और तेजी से सड़क किनारे तालाब में उतर गई। तो वहीं कुछ का मानना है कि युवक नशे में रहा होगा या फिर स्टंट का चक्कर होगा। देखिए कैसे ये कार धीरे धीरे डूबती जा रही है और लोग उसे शीशा नीचे करने के लिए कहते हैं।
लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस भी पहुंच जाती है। ऐसे बीच नाव कार तक पहुंच जाती है और नाव वाला खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच नाव खुद ही अनियंत्रित हो जाती है। हालांकि एक और शख्स वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर इस युवक को बचा लेते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक टावर पर चढ़ गया। युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से बयान बदलने और पत्नी से अलग होने का दबाव बनाया जा रहा था। और यही नहीं, आरोप ये भी लगाया कि मामला सुलझाने के लिए पुलिस ने मोटी रकम भी उससे ऐंठ ली, जिसकी वजह से युवक टावर पर चढ़ गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस के जवानों ने उससे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने नीचे आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। नीचे से पुलिस युवक को देखते रहे। ऊपर से युवक नीचे खड़े पुलिस को देखता रहा। न पुलिस टावर पर चढ़ी और न ही युवक टावर से नीचे उतरा। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि किसी तरह से समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा गया। जानकारी के मुताबिक युवक युवती से प्यार करता है और घर के खिलाफ जाकर उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब युवक का आरोप है कि पुलिस की तरफ से बयान बदलने और पत्नी से अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मामला सुलझाने के लिए उससे 14,000 रुपए भी ले लिए। झारखंड के बोकारो में पावर प्लांट की 2 नंबर चिमनी को आज ध्वस्त कर दिया गया। विस्फोटक तकनीक और आधुनिक मशीनों की मदद से चिमनी को कुछ ही सेकंड्स में धराशायी कर दिया गया। इस प्लांट की पुरानी चिमनियां अब जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें गिराने का फैसला लिया गया। चिमनी को ध्वस्त होने के बाद वहां धूल का गुबार उठा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया। विस्फोटक तकनीक और आधुनिक मशीनों की मदद से चिमनी को गिराया गया। चिमनी गिराने से पहले प्रशासन और डीवीसी प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया था और स्थानीय कामगारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। इससे पहले 1 नंबर चिमनी को गिराया जा चुका है। अब 2 नंबर चिमनी भी हटा दी गई। जल्द ही बची चिमनियों को गिराया जाएगा, क्योंकि सभी चिमनियां पुरानी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सड़क साफ करने वाली रोड क्लीनिंग व्हीकल खुद साफ हो गई। सड़क सफाई के दौरान इस गाड़ी में अचानक आग लग गई और पूरी की पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हादसे की वजह से इस दौरान काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रही। नोएडा प्राधिकरण की इस गाड़ी में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। हर दिन की तरह इसका चालक इसे लेकर निकला हुआ था और तभी सेक्टर 37 में इसमें अचानक से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देखते चालक गाड़ी से उतर गया, जिसके बाद पल भर में ही ये वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। चालक ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और कुछ ही मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन जब तक इस पर काबू पाया जाता पूरी तरह से गाड़ी जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट एक वजह मानी जा रही है। सड़क पर चलते वक्त या वाहन चलाते वक्त जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी ऐसी हरकत कर ही देते हैं। अब एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें चंद सेकंड्स के फासले से एक कार ट्रेन की चपेट में आने से बचती है। देखिए इस कार चालक के पागलपन को। रेलवे फाटक बंद है, दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है, लेकिन ये कार चालक पता नहीं किस जल्दबाजी में है। कार रोकना तो दूर, फाटक तोड़ता हुआ ये रेल ट्रैक को ही पार कर जाता है। जैसे ही ये कार ट्रैक से पार होती है, वैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है। एक बार फिर से देखिए, ये कार पूरी रफ्तार के साथ फाटक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ की फाटक को गेटमैन ने तुरंत खोल दिया ताकि कार ट्रैक से बाहर निकल जाए। घटना कहाँ की है ये तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन कार चालक का ये पागलपन देखकर पूरी दुनिया उसे कोस रही है। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये कार अनियंत्रित हो गई थी या फिर ये कोई स्टंट था। मध्य प्रदेश के शहडोल में इन दिनों भालुओं की दहशत खूब देखी जा रही है। ये भालू आए दिन रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, उत्पात मचाते हैं और कई बार तो इंसानों पर हमला भी बोल देते हैं। भालुओं की लगातार मौजूदगी से वन विभाग एक्टिव है, लेकिन ग्रामीणों के बीच मुनादी भी की जा रही है, लेकिन डर जो है वो बना हुआ है। ये मुनादी है भालू से बचने की, क्योंकि ये भालू बेधड़क इंसानी बस्तियों में पहुंच रहा है। गाँव तक पहुंच आए भालुओं के ऐसे ही एक झुंड को वन विभाग ने जंगल में वापस खदेड़ा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब भालू आए तो वन विभाग की टीम वहां मौजूद हो। ऐसे में विभाग लोगों को अब जागरूक कर रहा है। आपके गांव के नजदीक जंगली जानवर भालू का प्रचलन चल रहा है। अगर आपको दिखाई देता है तो उसमें दूरी बना के रखें और खास तौर पर बच्चों को भी दूर रखें। अधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में इन भालुओं ने कई लोगों पर हमला किया था। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।